चलो बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है पहले तो ये समझ में आना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो कि डिसॉल्व करा जा सकता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसको क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सल्यूट एट दैट टेम्परेचर कहते हैं। तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, समझते हैं। जैसे कि 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में हम कितनी चीनी घोल सकते हैं? 1 चम्मच चीनी भी घोल सकते हैं, 2 चम्मच चीनी भी, 3 चम्मच भी चीनी घोल सकते हैं। सपोज 1 लीटर पानी में हम मैक्सिमम कितनी चीनी घोल सकते हैं? 10 चम्मच चीनी घोल सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में हम सपोज 10 चम्मच चीनी घोल सकते हैं। मैक्सिमम घोल सकते हैं का क्या मतलब है कि हम 10 चम्मच चीनी इसमें डालें और फिर उसको हम स्टर कर दें। स्टर करने के बाद हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर तैयार हो जाए, चीनी दिखना बंद हो जाए। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि भाई चीनी जो है वो पानी में घुल गई है, इसको डिसोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम सपोज 10 चम्मच चीनी घोल सकते हैं, 1 चम्मच भी घोल सकते हैं, 2 चम्मच भी घोल सकते हैं, पर सॉल्युबिलिटी किसे कहेंगे? तो सॉल्युबिलिटी ध्यान रखें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट के रिस्पेक्ट में कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम कितना, 1 लीटर पानी में मैक्सिमम कितनी चीनी घोल सकते हो? 10 चम्मच चीनी घोल सकते हो, तो सॉल्युबिलिटी 10 चम्मच चीनी होगी, ना कि 1 चम्मच चीनी या 2 चम्मच चीनी। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या था इस केस में? चीनी, विच कैन बी डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि 1 लीटर पानी में आप मैक्सिमम कितनी चम्मच चीनी घोल सकते थे? वो थी 10 चम्मच। अगर आप पानी का अमाउंट बदल दोगे तो चीनी का अमाउंट भी बदल जाएगा। सपोज 1 लीटर पानी की जगह आप आधा लीटर पानी अगर ले लोगे तो 10 चम्मच चीनी नहीं घोल पाओगे, 10 चम्मच से कुछ कम घोल पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो भी डिसॉल्व करा जा सकता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सल्यूट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। ध्यान रखना, ये सारी बातें सॉल्युबिलिटी की जब भी बात करते हैं हम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ही करते हैं, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो फिर से सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। वही 1 लीटर पानी है, लेकिन अब आपने क्या करा? उसको गैस पे रख दिया। गैस पे रख दिया तो अब आप क्या, अब भी 10 चम्मच चीनी मैक्सिमम घोल पाओगे? नहीं, 10 चम्मच से कुछ ज़्यादा घोल पाओगे। तो ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी डिफाइंड करी जाती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट which can be dissolved in a fixed amount of solvent is known as solubility of that particular solute at that temperature। ठीक है, तो ध्यान रखें सॉल्युबिलिटी हमेशा कब डिफाइन होती है? सैचुरेशन पॉइंट पे डिफाइंड होती है, सैचुरेशन पॉइंट पे डिफाइंड होती है। वैसे तो सॉल्युबिलिटी को किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस करा जा सकता है, क्योंकि है क्या? सॉल्युबिलिटी तो भाई एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, और अमाउंट को हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस करा जा सकता है। जैसे कि मोल फ्रैक्शन, परसेंट W/W, W/V, परसेंट V/V, मोलैरिटी किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस करा जा सकता है। लेकिन जनरली हम सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर या फिर मोलैरिटी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी भी यही कहती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। और एक और लाइन कहती है एनसीईआरटी की सॉल्युबिलिटी 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ सल्यूट, सल्यूट जैसे कि हमारा क्या था? चीनी, तो जो सल्यूट डाल रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमने पानी लिया था, तो नेचर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करेगी, एज वेल एज टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। क्यों टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी आगे हम अच्छे से देखेंगे, पर अभी मैंने बताया था कि आपने सपोज रूम टेम्परेचर पे पानी लिया और बॉइलिंग वाटर लिया, तो अलग अलग अमाउंट ऑफ चीनी आप मैक्सिमम घोल सकते हो उस पानी में। तो टेम्परेचर चेंज करने से भी सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। और एक और बात आती है, प्रेशर चेंज करने से भी सॉल्युबिलिटी बदल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार बदल जाएगी, लेकिन बदल सकती है। किस केस में बदलेगी, किस केस में नहीं बदलेगी, ये हम आगे बात करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो हम सॉलिड क्या लेंगे? सल्यूट, और लिक्विड क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें हर सॉलिड
डिज़ोल्व नहीं होता है गिवन लिक्विड में, मतलब हर सॉलिड हर लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि हमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल पता है, NaCl नमक है और चीनी है, तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन नैप्थलीन और एंथ्रासीन जो होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इसके कॉन्ट्राडिक्टरी नैप्थलीन और एंथ्रासीन डिज़ोल्व कर जाते हैं बेंजीन में, पर नमक और चीनी बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं करते हैं। इससे क्या मतलब समझे, वही जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लाइक डिज़ोल्व इन लाइक। जो भी पोलर सल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, और नॉन पोलर सल्यूट होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे। अब भैया ये बात तो सबको पता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक, लेकिन इसका क्या मतलब है कि एक सल्यूट डिज़ोल्व करेगा ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन सिमिलर हो, यानी कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, लेकिन लाइक क्या होना चाहिए, तो वो लाइक क्या होना चाहिए, लाइक कैसे होंगे वो भाई, दिखने में एक जैसे होंगे या कैसे होंगे, तो लाइक जो चीज़ है, जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, यानी कि सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन अगर हैं किसी सल्यूट में और किसी सॉल्वेंट में, तो उनका आपस में घुलने के चांस बढ़ जाएंगे। यानी कि लाइक डिज़ोल्व लाइक वाली बात जो है वो लाइक क्या फैक्टर होना चाहिए, वो है सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ये चीज़ गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड हमारा क्या है, बेसिकली सल्यूट है, और सल्यूट जनरली जो लेते हैं हम सॉल्ट्स लेते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन सॉल्युबिलिटी सल्यूट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये अगेन एनसीईआरटी में गिवन है कि सॉल्युबिलिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 मोलर है तो ऐसे सॉल्ट्स को हम सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलेंगे, और अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से छोटी है पर ग्रेटर देन इक्वल टू है 0.01 मोलर से, तो ऐसे सॉल्ट्स को आप पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलोगे। डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेट करा गया है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से छोटी है तो ऐसे सॉल्ट्स को आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिनको हम बड़े प्यार से SSS भी बोलते हैं। स्पेरिंगली का मतलब होता है वेरी वेरी लेस, यानी कि वेरी वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट्स, इनको आप बड़े प्यार से इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी कह सकते हो। भाई इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का ये मतलब नहीं है वो पानी में घुलते ही नहीं हैं, लेकिन पानी में बहुत बहुत कम अमाउंट में वो घुलते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, और उसका क्या रेंज है 0.01 मोलर से कम अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है तो उस सॉल्ट को आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट या फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट कह सकते हो। और सॉल्युबिलिटी अगर 0.1 मोलर से बराबर है या ज़्यादा है तो ऐसे सॉल्ट्स को सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलोगे, और अगर कहीं बीच में लाई कर रही है तो ऐसे सॉल्ट्स को पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हो। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही प्यारा से एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl सबको पता है सॉल्युबल होता है वाटर में, AgCl सबको पता है स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलो या कई लोग इनसॉल्युबल भी बोल सकते हैं, यानी कि बहुत बहुत कम घुलता है पानी में, काइंड ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन इसका मतलब क्या है, NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, इससे हम क्या मतलब समझते हैं, AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इससे क्या मतलब समझते हैं, ये बात अपने को क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए। तो NaCl इज वाटर सॉल्यूबल, इसका क्या मतलब है, मतलब NaCl को पानी में डालते ही NaCl आयंस में टूट जाएगा, बिल्कुल टूटेगा। इतनी बात तो समझ में आती है कि NaCl वाटर सॉल्यूबल है, तो NaCl को जैसे ही पानी में डुबकी लगाएंगे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब ये बताओ कि NaCl पानी में आयंस में टूट रहा है, मतलब पानी में Na+ और Cl- अलग अलग हो रहे हैं, और अलग अलग हो रहे हैं मतलब एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को नहीं चाहते हैं मतलब एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी सॉल्ट है वो वाटर सॉल्यूबल है, इसका क्या मतलब आपको समझ में आना चाहिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सॉल्ट अगर मैं बोलूं वो सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल है, इसका क्या मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ओ हो उस सॉल्ट को पानी में डालते ही, उस सॉल्ट को पानी में डालने पर पानी उसके आयंस को अलग अलग कर देगा। और क्यों अलग अलग कर देगा,
क्योंकि उसका कैटायन और उसका एनायन एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं। ये तो बात हुई फील वाली डेफिनेशन की, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझे तो NaCl भाई दो टाइप की चीज़ है। एक NaCl को साथ रखने वाली एनर्जी है जिसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, इसको मैं जोड़ू एनर्जी बोलता हूँ। और अब यहाँ पे NaCl पहले था खाली बाहर था, पानी में नहीं डाला था, तो लैटिस एनर्जी थी, जोड़ने वाली एनर्जी थी। अब NaCl को पानी में डाल दिया, यानी कि Na+ और Cl- के जीवन में एक तीसरा सब्सटेंस पानी आ गया। तो पानी क्या करेगा, Na+ को भी अट्रैक्ट करेगा, Cl- को भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगी, इस एनर्जी को बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, जो होती है तोड़ने वाली एनर्जी। और हमें पता है कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर सॉल्यूबल होता है तो जनरली जो हमने बात पढ़ी हुई है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट के केस में। मतलब तोड़ने वाली एनर्जी जोड़ने वाली एनर्जी से ज़्यादा होगी। मतलब पानी इतना सक्षम है कि NaCl के आयंस को तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाली एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा थी लैटिस एनर्जी यानी कि जोड़ने वाली एनर्जी से। इस वजह से NaCl या कोई भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में डालोगे तो पानी उसके आयंस को अलग अलग कर देगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी से। तो इस बात से अपने को समझ में आना चाहिए कि पानी में कोई भी सॉल्ट को डालने पर पानी उसके आयंस को अलग अलग कर देगा, क्योंकि उसके आयंस जो हैं कैटायन और एनायन जो हैं वो पानी में एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं और अलग अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब बात करें AgCl इज वाटर इनसॉल्यूबल। इसका क्या मतलब समझ में आना चाहिए कि AgCl एक वाटर इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, तो पानी में डालने पे आयंस में टूटेगा नहीं टूटने का। क्यों? क्योंकि पानी में Ag+ और Cl- एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। तो भाई ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, नीचे PPT बन के बैठ जाएंगे। ठीक, तो कोई भी इनसॉल्यूबल सॉल्ट को पानी में डालने पर क्या होगा, पानी उसके आयंस को अलग नहीं कर पाएगा, पानी उसके आयंस को अलग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट के कैटायन और एनायन में बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, दोनों साथ रहना चाहते हैं, एक साथ रहेंगे, PPT बन के बैठ जाएंगे। और इसको लॉजिकली समझें तो कैसे समझेंगे कि भाई जो जोड़ू एनर्जी है, इस बार लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी से। और यही वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट के केस में आप पढ़ते भी हो कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, मतलब जोड़ने वाली एनर्जी ज़्यादा है। कैटायन और एनायन सॉल्ट के अलग नहीं होंगे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, साथ साथ रहेंगे, पानी उसके आयंस को अलग नहीं कर पाएगा। तो बात समझ में आनी चाहिए, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है मतलब कैटायन और एनायन में प्यार रहे है बहुत, कैटायन एनायन में प्यार है, आयंस अलग अलग नहीं होंगे। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है तो कैटायन एनायन में प्यार नहीं है, आयंस अलग अलग हो जाएंगे, पानी उसके आयंस को तोड़ देगा। ये बात दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो वापस आते हैं, फील वाली बात हमने कर ली। अब थोड़ी बात समझते हैं कि भाई एक SSS है, SSS मतलब हमारा कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब वेरी वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट है। तो एक उसकी जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है उसको हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह लिख सकते हैं। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह लिखेंगे तो हमें पता है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम को अचीव करती है, तो अल्टीमेटली एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो सपोज AB एक SSS स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो AB सॉल्ट आपका रिवर्सिबली किस में जाएगा, AB एक्वस में जाएगा, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन को आप क्या कह दोगे, डिसोल्यूशन का प्रोसेस कह दोगे। ठीक है, और AB एक्वस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब 100% आयनाइज कर जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में, 100% A+ एक्वस और B- एक्वस में आयनाइज कर जाएगा। मतलब नेट रिएक्शन हम लिख सकते हैं AB सॉलिड रिवर्सिबली जा रहा है A+ एक्वस और B- एक्वस में, और
और इस रिएक्शन के क्योंकि एक इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा, तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KSP बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपने को ये बात पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ब्रह्मा जी का वरदान मिला है उसे कि वत्स तुम्हें कोई बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही बदल सकता है। इसीलिए अगर टेम्परेचर बदल दोगे तो KSP की वैल्यू बदल जाएगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। इसी वजह से हम सॉल्युबिलिटी को जब कंपेयर करते हैं तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर करते हैं। इसीलिए सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में जब भी आपसे पूछा जाए तो एट अ फिक्स टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर वाली बात बोलना लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर बदल दोगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP बदल जाएगा और KSP बदल जाएगा तो अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी भी बदल जाएगी। ये बात दिमाग में सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब और समझते हैं। तो अल्टीमेटली हो रहा है AB सॉलिड A प्लस एक्वस B माइनस एक्वस में जा रहा है। T=0 पे इसका इनिशियल अमाउंट A था, इक्विलिब्रियम टाइम पे A माइनस एक्स हो गया। तो वैसे तो x एक कंज्यूम्ड अमाउंट होता है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूम्ड अमाउंट नहीं है, x क्या है, डिजॉल्व्ड अमाउंट है। भाई आपका AB सॉलिड था तो T=0 पे जब आपने लिया तो इक्विलिब्रियम आने से पहले वो क्या हो रहा होगा, डिजॉल्व हो रहा होगा, डिजॉल्व हो रहा होगा, बिल्कुल। तो x क्या है, डिजॉल्व्ड अमाउंट है इक्विलिब्रियम तक। ठीक है, डिजॉल्व्ड अमाउंट एट इक्विलिब्रियम को आप क्या बोल दोगे, x बोल दोगे। भाई A आपका सपोज जो भी था, सपोज 10 मोल था, ठीक है, तो उसमें से कुछ ना कुछ डिजॉल्व होना चालू होगा और डिजॉल्व्ड अमाउंट धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। 0 से T इक्विलिब्रियम तक, इक्विलिब्रियम आने तक डिजॉल्व्ड अमाउंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो T=0 पे जब ये रिएक्शन चालू हुई तो AB सॉलिड क्या होने लगा, डिजॉल्व होने लगा, यानी कि डिजॉल्व्ड अमाउंट मतलब x बढ़ने लगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद डिजॉल्व्ड अमाउंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इक्विलिब्रियम पे जो x होगा उसको क्या बोल देंगे, डिजॉल्व्ड अमाउंट एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के बाद वाला कोई भी टाइम ले लो तो उसके बाद डिजॉल्व्ड अमाउंट फर्दर नहीं बढ़ने वाला, फर्दर नहीं बढ़ेगा, इसीलिए इसको मैक्सिमम डिजॉल्व्ड अमाउंट भी बोल देते हैं। और मैक्सिमम डिजॉल्व्ड अमाउंट को ही तो इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ही तो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो मैक्सिमम डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ही तो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो यही चीज़ आपकी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि x क्या है, यहाँ पे डिजॉल्व्ड अमाउंट एट इक्विलिब्रियम है और फर्दर इक्विलिब्रियम आने के बाद को डिजॉल्व्ड अमाउंट इंक्रीज नहीं करेगा, इसी वजह से मैक्सिमम डिजॉल्व्ड अमाउंट है और इसी को तो हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं प्यार से। ठीक है, अब बात समझ में आनी चाहिए कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। भाई AB सॉलिड है, ये AB एक्वस में जा रहा था और AB एक्वस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए वो 100% आयनाइज होकर A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस देता है। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KSP बोलते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन होती है उसको डिसोल्यूशन कहते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन होती है उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी एट एनी टाइम इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, क्या हम निकाल सकते हैं Q कैसे निकालते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं वैसे ही Q का एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। तो Q का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 डिवाइड बाय, क्या हम प्योर सॉलिड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसी वजह से Q के एक्सप्रेशन में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और बहुत बेसिक सी बात पता है कि अगर Q लेस देन
के इक्विलिब्रियम यानी कि Q लेस देन KSP है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मतलब ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे क्योंकि डिसोल्यूशन अभी और होगा, अभी और अच्छे से समझेंगे, परेशान मत हो। तो पहले तो इस बात को समझो कि अगर Q लेस देन KSP होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे, अभी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। अगर Q इक्वल टू KSP हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। रिएक्शन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नेट ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जस्ट रेडी टू प्रेसिपिटेट वाली कंडीशन होती है। और Q अगर ग्रेटर देन KSP होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ऐसे सॉल्यूशन को ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हमें AB सॉलिड ज़्यादा मिलेगा, AB सॉलिड मिलेगा मतलब ऑलरेडी प्रेसिपिटेट वाली कंडीशन होगी। ठीक है, अब और अच्छे समझते हैं। तो हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी नॉट को हम लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम यहाँ पे के एस पी है, प्लस आर टी एल एन क्यू। तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू आर टी एल एन क्यू अपॉन के एस पी। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि अगर Q लेस देन के एस पी है तो रिएक्शन किधर जा रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब है, यहाँ से अगर हम निकालें तो Q लेस देन के एस पी है तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली जो रिएक्शन है उसका डेल्टा जी नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये वाली रिएक्शन होगी। तो आप ये जो सॉल्ट होगा इसको कैसा बोल दोगे, सॉल्यूबल सॉल्ट बोल दोगे, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो डिसोल्यूशन है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन होगी, क्योंकि रिएक्शन का होना या ना होना हमें डेल्टा जी से पता लगता है। और डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस है मतलब वो रिएक्शन होगी मतलब ए बी सॉलिड पानी में घुल जाएगा, यानी कि ए बी सॉलिड को हम कैसा सॉल्ट बोल देंगे, सोल्यूबल सॉल्ट बोल देंगे। और ऑब्वियसली अगर स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज़्यादा हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन से, क्योंकि Q लेस देन के एस पी है तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। और फॉरवर्ड जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। अब अगर Q इक्वल टू के एस पी आ गया मतलब डेल्टा जी कैसा आ गया, ज़ीरो आ गया। और डेल्टा जी जब भी ज़ीरो आ जाता है तो कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब है कि और एडिशनल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, और एडिशनल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, और एडिशनल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल दोगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वो नीचे पड़ा रहेगा, घुलेगा नहीं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब था कि अभी और एडिशनल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व हो सकता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और जो भी सॉल्यूट आप डालोगे वो पूरा का पूरा घुल जाएगा, प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी कैसा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर है, मतलब सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि और सोल्यूट डालने पर, और सोल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ऑब्वियसली बात हो रही है एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर और सल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट आने को तैयार बैठा है, तो और थोड़ा सा भी सल्यूट डाल दिया तो तुरंत से प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो और इक्विलिब्रियम टाइम वाले जो सॉल्ट होते हैं उसको आप क्या बोल देते हो, पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट बोल देते हो।
ठीक है। अब Q ग्रेटर देन KSP है, Q ग्रेटर देन KSP है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन से? बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। Q ग्रेटर देन KSP है मतलब डेल्टा G कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मतलब रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन से। और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर ज़्यादा हो गया रेट ऑफ डिसोल्यूशन से, इसका क्या मतलब है? हमें AB सॉलिड मिलेगा और AB सॉलिड मिलेगा मतलब प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। यानी कि अगर Q ज़्यादा हो गया KSP से तो डेल्टा G ग्रेटर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस होगा बैकवर्ड डायरेक्शन वाली, और बैकवर्ड डायरेक्शन वाली स्पॉन्टेनियस होगा तो हमें AB सॉलिड मिलेगा। सोल्यूशन ओवर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा क्योंकि प्रेसिपिटेट आ चुका है, और प्रेसिपिटेट आ चुका है तो हम इस सोल्यूशन को ओवर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। और जो सॉल्ट कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा? स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट कहलाएगा या फिर इनसोल्यूबल सॉल्ट कहलाएगा, क्योंकि अब सॉल्ट आपका जो सॉल्ट है वो और नहीं घुल रहा है, और नहीं घुल रहा है, और नहीं तो ऊपर वाले केस में भी और नहीं घुल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? अब तो भाई प्रेसिपिटेट आ गया। तो भाई ये सॉल्ट तो थोड़ा बहुत भी सॉल्यूबल सॉल्ट नहीं कहलाएगा। ऊपर वाला सॉल्ट तो पार्शियली सॉल्यूबल था, लेकिन नीचे वाला तो बिल्कुल वेरी वेरी लेस सॉल्यूबल सॉल्ट हो गया, इनसॉल्यूबल सॉल्ट कहलाएगा एकदम। तो ये बात क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, जब भी सॉलिड सल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूट क्या होना चालू होगा? डिसॉल्व होना चालू होगा और उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगी। वही x की बात हो रही है, t = 0 से इक्विलिब्रियम तक डिसॉल्व्ड अमाउंट क्या करेगा? बढ़ेगा। और इक्विलिब्रियम आने के बाद डिसॉल्व्ड अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट कहलाएगा, और यही चीज़ क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। और इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी भी तो सैचुरेशन पॉइंट पे ही डिफाइन होती है। तो यहाँ से भी ये बात क्लियर हो रही है। इसीलिए आप देखो तो यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम आ गया है मतलब इस सोल्यूशन को इसीलिए सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी भी सैचुरेशन पॉइंट पे ही डिफाइंड होती है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो भाई पहली लाइन तो वही है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन को आप डिसोल्यूशन कह दोगे। बाकी कुछ सल्यूट पार्टिकल जो सोल्यूशन में होंगे वो आने वाले फर्दर एडिशन अगर आप करोगे और सल्यूट पार्टिकल का तो उसके साथ कोलाइड करेंगे। भाई कुछ सोल्यूशन में प्रेजेंट थे, सपोज AB एक्वस, ठीक है, और ऊपर से आप और AB सॉलिड डाल रहे हो तो AB सॉलिड और AB एक्वस आपस में कोलाइड करेंगे और अल्टीमेटली सेपरेट आउट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे सोल्यूशन में से। यानी कि इस प्रोसेस को क्या कह दोगे? क्रिस्टलाइजेशन कह दोगे। बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की बात हो रही है और कुछ भी नहीं है। एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों प्रोसेस सेम रेट पे होंगे, उस स्टेज को क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलोगे, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। इस कंडीशन में क्या होगा? मतलब इक्विलिब्रियम आने पे क्या होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, मतलब AB सॉलिड से AB एक्वस में जाने वाले जो पार्टिकल होंगे वो बराबर होंगे किसके? AB एक्वस से AB सॉलिड में आने वाले पार्टिकल्स के। यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाएगी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, और इक्विलिब्रियम यानी कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो जाएगी। यही बात प्यारी NCERT कर रही है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगी। भाई यही बात हो रही है जो ये मैंने बात करी कि एक टाइम के बाद क्या होगा? जो डिसॉल्व्ड अमाउंट है वो शुरुआत में तो बढ़ेगी, लेकिन इक्विलिब्रियम आने के बाद डिसॉल्व्ड अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगी और उसके बाद फर्दर नहीं बढ़ेगी। और इस डिसॉल्व्ड अमाउंट को क्या कह देंगे? मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट कह देंगे, और वही अपनी सॉल्युबिलिटी है। तो एट दिस स्टेज, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन यानी कि जो डिसॉल्व्ड अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी
अंडर ऑब्वियसली गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पे और प्रेशर बदलने पे सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। सॉल्युबिलिटी 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अंडर द गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन के ही बारे में बात हो रही है। तो सिमिलर प्रोसेस कैरी आउट करे जा सकते हैं जब गैस को आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो। ठीक, यहाँ पे तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं इसका। सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। यही हमने बात करी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं करा जा सकता एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? जिसमें फर्दर सल्यूट डिसॉल्व करा जा सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। सॉल्ट कैसा है? सोल्यूबल है। तो फर्दर अगर आप ए बी सॉलिड ऐड कर दोगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, पूरा का पूरा जो सॉल्ट डालोगे वो घुल जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड है। फर्दर सल्यूट डिसॉल्व करा जा सकता है। ठीक है। और जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उस पर डेल्टा जी ज़ीरो होता है। डेल्टा जी ज़ीरो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब है? कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है बिटवीन ए बी एक्वस एंड ए बी सॉलिड। सोल्यूशन का क्या मतलब है? ए बी एक्वस। और अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट का क्या मतलब है? ए बी सॉलिड। तो ए बी सॉलिड और ए बी एक्वस के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, और उसी सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम आने के बाद जो डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद फर्दर नहीं बढ़ता है, और वही जो मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट है इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसी को तो आप क्या बोलते हो? सॉल्युबिलिटी बोलते हो। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? जो मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसी से तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट निकलेगी, और वही क्या है? हमारी सॉल्युबिलिटी है। तो ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टेम्परेचर का कैसे वेरिएशन होता है। तो भाई सपोज एक्स सॉलिड को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो एक्स एक्वस बन रहा है। सपोज इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव है। तो इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉल्वेंट इज एंडोथर्मिक, यानी कि सपोज ये वाली रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किसको फेवर करेगी? एंडोथर्मिक को फेवर करेगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन कौन सी है? डिसोल्यूशन वाली रिएक्शन है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक की तरफ रिएक्शन जाएगी। एंडोथर्मिक किधर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? डिसोल्यूशन है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे सीधी सीधी बात सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, अकॉर्डिंग टू सिंपल सा ली चैटलियर प्रिंसिपल। यानी कि बेटर सॉल्युबिलिटी होगी एक्स की हॉटर वाटर में। तो अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो जो सॉल्युबिलिटी होगी एक्स सॉलिड की वो बॉइलिंग वाटर में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर, और हॉट वाटर में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, अगर डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड्स के केस में, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट के केस में यही वाली चीज़ होती है। यानी कि मोस्ट केसेस में जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक ही होता है। इसी वजह से हमने बात करी कि जो ग्लूकोज भी है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक जनरल बात है। तो मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो डेल्टा एच सोल्यूशन होता है वो पॉजिटिव होता है। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्ट्स इन वाटर इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। एनसीईआरटी भी देखो यही बात को कह रही है।
लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि डेल्टा एच नेगेटिव हो, सपोज वाई सॉलिड है, एक्सेस ऑफ वाटर में डालने पे वाई एक्वस में बदल रहा है और इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन अगेन एंडोथर्मिक डायरेक्शन को फेवर करेगी और एंडोथर्मिक डायरेक्शन को फेवर करेगी मतलब इस बार बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट रही है मतलब टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन एक मॉडरेट आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया और आप सोच रहे हो कि टेम्परेचर घटा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी बेहतर होती जाएगी। एक जनरल सी बात है कि टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो एक सपोज वाई सॉलिड है तो एक जनरल आप बात कर सकते हो कि बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर में होगी और हॉट वाटर से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कोल्ड वाटर में होगी। एक जनरल बात है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप इससे कंक्लूजन डिराइव कर सकते हो सकता है कई बार इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना, आपको सिंपल लीचैट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सॉल्व करनी है। ऑब्वियसली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे जब आप जाओगे तो चीज़ें वेरी करेंगी ही। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। हमने ऊपर देख ही दिया अकॉर्डिंग टू लीचैट प्रिंसिपल कैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हमने बात कर ली। इन जनरल अगर बात करें तो अगर कोई नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन है मतलब ऑलमोस्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी विद राइज इन टेम्परेचर। हमने जनरल बात ये करी है कि जनरली डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी विद राइज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर वो डेल्टा एच सोल्यूशन नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बाकी देखो ये इसने अगली लाइन यही लिखी है कि ये जो ट्रेंड्स हैं ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करे गए हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है, बहुत और चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो हमारे करिकुलम से बाहर है तो हमें बेसिक सी बात समझनी है। एक और देखें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है पर्टिकुलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड पे। ठीक है, अगर यही हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखते तो प्रेशर का इफेक्ट आता, लेकिन अभी हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड तो प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही हाईली इनकम्प्रेसिबल हैं। भाई गैसेज क्या होती हैं? कंप्रेसिबल होती हैं, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड दोनों ही कैसे हैं? हाईली इनकम्प्रेसिबल हैं। इसीलिए प्रैक्टिकली प्रेशर चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बहुत ज़्यादा नहीं बदलती है, ऑलमोस्ट रिमेन अनअफेक्टेड ही होती है। ये असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में गिवन है और एआर के फॉर्म में ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अभी के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।